हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। जो आज का मेरा लेक्चर है वो डील करता है रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, जिसमें हम बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम का, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ एस्टेब्लिश कर चुका हूं अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी की वीडियो में। उसमें मैंने रियल लाइफ सिचुएशन, जो इस समय की सिचुएशन है लाइक कोविड की सिचुएशन से रिलेट करा था, सारे ही कॉन्सेप्ट को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, टोटल प्रोबेबिलिटी के और साथ ही साथ रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेमली बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट में। But just to review the concept again, suppose करोल बाग में मेरे पास 4 जोन हो गए, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। मतलब मैंने पूरे करोल बाग को, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, उसे 4 जोन में डिवाइड कर दिया। इनमें से एक जोन एट रैंडम मैंने पिक करा और उसमें से मैंने एक पर्सन एट रैंडम पिक करा एंड दैट पर्सन इज टेस्टेड टू बी पॉजिटिव। उसका हमने कोविड टेस्ट करा एंड सपोज दैट पर्सन इज टेस्टेड टू बी पॉजिटिव। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें नॉलेज है कि पर्सन पॉजिटिव है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जोन ए से आया या जोन बी से आया, जोन सी से आया या जोन डी से आया। मतलब विद द नॉलेज दैट ही इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, हम अलग अलग जोन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि वो उस पर्टिकुलर जोन से आया होगा और उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर जोन में से उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मींस किस पर्टिकुलर जोन में इन्फेक्टेड लोगों के ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। और ये नॉलेज हमारे डिसाइडिंग अथॉरिटीज को ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि किस जोन को कंटेनमेंट जोन बनाना है और कहां से ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है। And I'm very sure that this is the model these people must be using these days also to decide about a zone which is to be declared as a containment zone. So that type of an application is possible using Bayes model. और भी सिचुएशन यदि हम कंसीडर करें इसी तरीके की, एक सिंपल सेम सिचुएशन लेते हैं कि सपोज एक आदमी 4 में से 3 बारी सच बोलता है और 1 बारी झूठ बोलता है। अब उसने एक डाई थ्रो करी और उस डाई में उसने रिपोर्ट करा कि उसे नंबर 6 मिला है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सच बोल रहा है। We have to find out the probability that he is speaking truth. या हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डाई में 6 आया है वो एक्चुअली सही है। तो इट मींस हो क्या रहा है कि मेरे पास 2 इवेंट्स हैं। सपोज इस केस में भी हम देखते हैं कि 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट ये हो गया कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और दूसरा इवेंट ये हो गया कि उसने डिक्लेयर करा कि डाई में 6 आया। तो मुझे सेकंड इवेंट की नॉलेज है और मुझे फर्स्ट इवेंट के बारे में डिसाइड करना है। इट मींस इन अ वे आई हैव टू मूव इन अ रिवर्स मैनर। सो दैट इज द केस ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी व्हिच इज टू बी यूज्ड, व्हिच इज टू बी सॉल्व्ड यूजिंग बेस थ्योरम। तो हम बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं कि यदि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और सेकंड की निकालनी है, देन इट इज एन ऑर्डिनरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। और यदि सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और हमें फर्स्ट की निकालनी है, देन इट इज द रिवर्स प्रोबेबिलिटी सिचुएशन, रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिचुएशन व्हिच इज टू बी सॉल्व्ड यूजिंग बेस थ्योरम। तो आज का पूरा लेक्चर मेरा इसी तरह के कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं इसे और ज्यादा समझने के लिए। सपोज मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, ताश की गड्डी, और उसमें एक कार्ड खो गया। मींस नाउ आई एम नॉट हैविंग 52 कार्ड्स, आई एम हैविंग 51 कार्ड्स। और उसमें से एट रैंडम हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड आ गए, जैसे हिंदी में हम ईंट कहते हैं, ईंट के पत्ते। तो हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड आ गए। हम ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि जो मिसिंग कार्ड था वो भी डायमंड था। इट मींस अगेन हमें सेकंड इवेंट पता है और हमें फर्स्ट इवेंट की बात करना चाहिए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट पता है और हम पास्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जब भी प्रेजेंट सिचुएशन गिवन हो और आपको पास्ट की बात करनी हो, देन इट इज रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जब आपको पास्ट पता है और आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी है, देन इट इज एन ऑर्डिनरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So before switching over to mathematical models, let us consider one more situation. क्योंकि जितनी ज्यादा सिचुएशंस हमें क्लियर होंगी कि किस सिचुएशंस में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी है, उतना ही हमारे लिए एग्जामिनेशंस में इजी होगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और मैं अपने और वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी के और वीडियोस में कि जो ये बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके एग्जामिनेशंस में बट आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज में भी, आपके एडमिशन इंटरव्यूज में भी, सब जगह इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज मेरे पास 2 बैग्स हैं। पहले बैग में कोई गिवन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं और दूसरे बैग में भी गिवन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं। आपने पहले बैग में से एक बॉल निकाली एट रैंडम और उसे दूसरे बैग में डाल दिया। अब आपने दूसरे बैग से एट रैंडम एक बॉल निकाली और वो बैग रेड आ गई। और अब आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि जो ओरिजिनली आपने बैग ए से बैग बी में बॉल ट्रांसफर करी थी दैट वाज ब्लैक।
So what do you relate to it? What do you visualize from this? It means again you know the second event and you want to find the probability of the first event. It means आपको present पता है और आपको past निकालना है, so it means it is again a case of reverse conditional probability और उसके लिए हम Bayes theorem use करेंगे। तो जितनी भी हमने सिचुएशंस कंसीडर करी आपके साथ, इस तरह की सिचुएशंस और इससे रिलेटेड जितने भी सिचुएशन जिनमें प्रेजेंट की नॉलेज होते हुए पास्ट को आंसर करना है विल बी सॉल्व यूजिंग बेस थ्योरम। तो अब इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के इस लॉजिक के क्लियर होने के बाद या इस रिलेशन के क्लियर होने के बाद चलिए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली डेवलप करने के लिए। सपोज हम पे एक सैंपल स्पेस है S और इस सैंपल स्पेस को हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में ये डिवाइड कर दिया, ये इवेंट्स में डिवाइड कर दिया और सपोज इस तरह के मेरे पास 5 इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इट मींस इन सबका यदि मैं यूनियन लेता हूं तो वो S के बराबर है और इनमें से किन्हीं भी दो का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो वॉइड सेट के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ जब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आपको दे रहा था। सो दिस इज गिवन टू मी। सो इसका मतलब है दे आर म्यूचुअली एक्सॉस्टिव और इसका मतलब है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इन सब 5 बेसिक इवेंट से मिलकर S बना है। तो यदि मैं इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं अलग अलग और उसका मैं सम करता हूं, सो दैट सम शुड बी 1। और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं P ऑफ EI, इनको हम प्रायोरी प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज और EIs को हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। हम हाइपोथेसिस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो पूरा ऐसा वो इन 5 सेगमेंट्स में या हाइपोथेसिस में डिवाइड हुआ है और क्योंकि ये इनिशियल प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो इसे हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब सपोज हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक इवेंट A अकर करा है, देयर इज एन इवेंट A व्हिच हैज अकर्ड। सपोज ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली, सो A इवेंट व्हिच हैज अकर्ड, इवेंट A हैज अकर्ड, ठीक है ना। तो ये जो A इवेंट है ये E1, E2, E3, E4, A5 इन 5 रूट में से किसी भी रूट के थ्रू मैं A पे आ सकता हूं। बट हमें ये भी पता है कि एट ए टाइम, क्योंकि इवेंट सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो एट ए टाइम इनमें से एक ही इवेंट एग्जिस्ट करेगा, या तो E1 या E2 या E3 या E4 या E5। ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन वॉइड सेट है। तो हमें ये नहीं पता कि A का एक्चुअल कॉज क्या है, कि A को E1 दे रहा है या E2 की वजह से A जनरेट हो रहा है या E3 की वजह से अकर कर रहा है या E4 की वजह से या E5 की वजह से। बट हमें ये बता दिया कि इवेंट A अकर कर चुका है। दिस इज नॉट द इनिशियल इवेंट, इट इज अ लेटर इवेंट। और हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो इसका एक्चुअल कॉज था दैट वाज E1। सपोज ये सिचुएशन है, इट मींस आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट द इवेंट A हैज अकर्ड। इट मींस बाद का इवेंट अकर हो चुका है, ये मुझे नॉलेज पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, बट पहले के इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये मुझे निकालना है। तो क्योंकि ये बाद की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 गिवन है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। और अब यदि बेसिकली समझें तो ये रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है कि बाद का इवेंट पता है और पहले के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसी के लिए एक नई थ्योरम डेवलप हुई, नया फॉर्मूला डेवलप हुआ, which is Bayes theorem. It is called Bayes theorem after the name of the mathematician John Bayes. इसी का हम फॉर्मूला भी ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलर केस करने के लिए सपोज हम यही प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। अब क्योंकि ये है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला सिखाया था उसी फॉर्मूले को मैं पहले यूज करूंगा। तो दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम द लेक्चर ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर हमने इस पे थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दी। व्हाट वाज थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और ये जो इसकी डिनोमिनेटर है दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। तो अब उस लेक्चर से इस टोटल प्रोबेबिलिटी को निकालना भी सीख सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा कि जो रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें एक तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं और एक दूसरा आप इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। तो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप देखेंगे यदि, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बट यदि हम उसी कॉन्सेप्ट से, उसी वीडियो से या उसी लेक्चर से हम टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर का मेरे पास बन जाएगा
probability of A given E1 into probability of E1. Total probability means probability through all the various causes. Probability of A given E2, probability of it is E1 and it is E2 plus probability of A given E5 into probability of E5. तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, और जिसे हम फिर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय समेशन P A given EI into probability of EI where I is varying from 1 to 4. So this formula is your Bayes theorem, or you may also call it formula for probability of causes, for probability of causes or probability of hypothesis. तो बेसिकली एक लेटर इवेंट की एग्जिस्टेंस के नॉलेज के साथ साथ उसके कॉज की प्रोबेबिलिटी निकालना इज डन थ्रू द बेस थियरम। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है ही अब, तो इस फॉर्मूले में दोनों चीजें आपको यूज करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी। सो नाउ लेट मी इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बट मैंने करा क्या है, क्योंकि बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो जो मैंने इसमें एग्जांपल शीट यूज करी है वो सिमिलर टू वन यूज्ड इन दी लेक्चर ऑन टोटल प्रोबेबिलिटीज करी है। हाँ, मैंने प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया है जिससे आप उसमें बेस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। तो उसमें एक पार्ट में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले वन का डिनोमिनेटर वो है। न्यूमरेटर में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो भी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले वन में पुट करने पे आपको बेस थ्योरम से रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सेम एग्जांपल सेट इसलिए लिया गया जिससे आप चीजों को आपस में रिलेट कर सकें। सो हियर कम्स माय फर्स्ट एग्जांपल। तो बेस थ्योरम यदि आप कर लेते हैं तो भी आपको ये दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज आप सीख लेते हैं, और यदि दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज आपको आती हैं कंडीशनल एज वेल एज टोटल, तब बेस थ्योरम में देयर इज नथिंग न्यू। एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से इन थ्योरम्स को कर सकते हैं। ये जो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में करता हूँ, इसकी जो शीट है, जो प्रॉब्लम शीट है, ये इस मेरी प्रॉब्लम जो इस वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाया गया है। उस लिंक से आप इन प्रॉब्लम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि यदि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंफर्टेबली इसे वहां से उस लिंक से डाउनलोड करके साथ साथ देख सकते हैं और प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सकते हैं या मेरे साथ सीख सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर 2 थी मेरे टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है। एक फैक्ट्री है जिसमें 4 तरीके के इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक गिवन परसेंटेज ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स बना रहे हैं, बट हर यूनिट से कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब एक आइटम आपने सेलेक्ट करा एट रैंडम, मतलब किसी भी एक यूनिट से आपने एक आइटम सेलेक्ट करा एट रैंडम और वो आपको डिफेक्टिव मिला। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डिफेक्टिव आइटम है ये यूनिट बी से आया है। अब क्योंकि आपने आइटम पिक करा और आइटम डिफेक्टिव आ गया, मतलब बात का इवेंट हो गया, आपको उसका कॉज देखना है कि वो डिफेक्ट जो उसमें इनकलकेट हुआ, डिफेक्ट जो उसमें आया, उसका रीजन क्या था, उसका कॉज क्या था। तो इसलिए हमें थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज लगानी है, मतलब बेस थ्योरम लगानी है। जैसे कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में ये करा था, यहां मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो अपने उस लेक्चर में कर चुका हूं, वहां से देख सकते हैं, एग्जांपल सेम है जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं। बट एक बार मैं इवेंट डिफाइन कर देता हूं और मैं डायरेक्टली फिर आंसर लिखता हूं। सपोज आपने डिफाइन करा, लेट ए बी द इवेंट that item is produced from unit A. So it is the event that item is produced at unit A. इसी तरह आपने B कह दिया, the item which you are picking is produced from item B from unit C. C's item is produced from unit C and D's item is produced from unit D. और suppose E आपने event दे दिया that item is defective. Event that item is defective. तो मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए सब चीजें डिफाइन करना। अब आपको निकालना क्या है, यू वांट टू फाइंड व्हाट, यू वांट टू से यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाइंड टू बी डिफेक्टेड। तो गिवन आपको है डिफेक्टेड, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गिवन दिस आइटम वाज फ्रॉम यूनिट बी, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ई। और अभी जो हमने बेस थ्योरम पढ़ी है यहाँ पे आप इससे देख सकते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट वाले लेक्चर की वजह से उसमें आप देख सकते हैं इस आंसर वाज 0, 1, 2 to 5।
टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर का सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इट वाज एग्जैक्टली द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 40% यूनिट्स हो रहे हैं, मतलब 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 30% 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 0.1। प्लीज ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, ओके। और अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज डिफेक्टिव एंड इट हैज कम फ्रॉम ए। तो ये भी इसकी परसेंटेज भी दी हुई है 2%। Item is defective and it has been chosen from the unit B, 0.01. Probability of E given C, 0.005, and probability of E given D, it is 0.0025. Formula 1 में आप इस सबको put कीजिए. Put all this in Formula 1. What you get? So Formula 1 gives me probability of B given E is equal to 0.01 into 0.3 whole divided by 0.01225. So that is your answer and that was your first example. तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बल्कि आप लोग अब तो डाउनलोड करके मेरे से भी फास्ट इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को समझाना है। और यदि आप मेरे से फास्ट होते हैं देन ओनली आई विल बी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू टीच यू समथिंग। तो स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस से बड़े आराम से आपकी स्पीड बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद यदि हम सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, रेगुलर एग्जामिनेशंस में इन प्रॉब्लम्स को अटेंड कर पाना। चैलेंजिंग तो होती हैं बट मैनेजेबल भी होती हैं प्रॉब्लम्स। नाउ कम्स माय सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 था मेरी जो वर्कशीट थी टोटल प्रोबेबिलिटीज की, उसका। अब आपके 2 बैग्स हैं, बैग ए में 2 रेड हैं 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग बी में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग आपने एट रैंडम चूज करा और उसमें से एक बॉल निकाली और इसका कलर आपने नोट करा जो ब्लैक था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए? अगेन यू आर डिफाइनिंग योर इवेंट्स। लेट ए बी द इवेंट दैट बैग ए इज चोजन, बी इज द इवेंट दैट बैग बी इज चोजन। एग्जाम में बल्कि इन सब चीजों को लिखने की जरूरत भी नहीं है यदि एंट्रेंस है तो। यदि रेगुलर एग्जाम है कॉलेज का तो आपको सब कुछ लिखना ही लिखना है, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स हैं। 2 बैग में से एक उठाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी हाफ। आपको लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल। अब यदि हम फटाफट देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बनी, सारे का सारे चीजें कैलकुलेट करी जा चुकी हैं, सो आई नीड नॉट डू इट अगेन। टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में सब आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, दैट इज 4/7। एंड नाउ आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। मतलब ब्लैक डिफेक्टिव बॉल ऑलरेडी मुझे पता है, मुझे देखना था कि वो बैग ए से ड्रॉ करी गई है। सो यूजिंग द बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1/2 into 1/2 upon 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 4/7, which gives me 15/20. So that was your second example. Now comes our next example. अब आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग बढ़ती जाती है, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। और वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आप एंट्रेंस में या कॉलेज एग्जाम में प्रॉब्लम देखते हैं तो इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम स्ट्राइक करनी चाहिए। इट मीन्स यदि 10 मिनट में आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी है तो उसके 10% टाइम में ज्यादा से ज्यादा या 15% टाइम में, मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। और उसके बाद इट्स नॉट ए वेरी टफ टास्क। और वैसे भी रेगुलर कोर्सेज में तो, रेगुलर एग्जामिनेशंस में तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट जब हम मल्टीपल चॉइस एंट्रेंसेस की बात करते हैं तो वहां पे डाटा हमेशा इस तरीके का रखा जाता है जिससे कैलकुलेशंस में ज्यादा आपको कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। देन कम्स माय नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी में 4th था, बट ऑब्वियसली विद ए मॉडिफिकेशन। वहां पे हमें खाली टोटल प्रोबेबिलिटी तक की कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी खाली उसका एक पार्ट है इस फॉर्मूले का। तो उतनी कैलकुलेशन हम सेव कर रहे हैं, उतना टाइम हम सेव कर रहे हैं, उतना पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए, बचा हुआ हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। एक जॉब करना है, जॉब स्ट्राइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जॉब को गिवन टाइम में कंप्लीट करना है, जितना टाइम है, वी वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। तो पहले अपने इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट बी बी द इवेंट दैट देयर इज ए स्ट्राइक। So B bar is the event there is no strike.
and let A is the event that work is completed in time. Work is completed in time. So you can again find the probabilities. What is the probability that there is a strike? It is given that 0.65. What is the probability that there is no strike? That is 1 minus 0.65, that is 0.35. And what is the probability that work is completed in time? That total probabilities हमने निकाल रखा है 0.488. लास्ट वीडियो का टोटल प्रोबेबिलिटी के वीडियो का फोर्थ एग्जांपल, वहां से हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला हुआ है 0.488. अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दैट इज व्हाट वी नीड. तो हम कह रहे हैं कि वर्क कंप्लीट हो गया है और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी निकालने की दैट देयर वाज ए स्ट्राइक. यूजिंग बेस थ्योरम इट वाज ए गिवन बी into probability of B upon probability of A. Like we are already given what is probability of A given B. आप ऊपर देखिए डाटा में 0.32, probability of A given not B that is 0.80. इन सारी वैल्यूज को आप उठा के इसमें पुट कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.32 into 0.65 probability of B divided by 0.488. So I think यदि हम कैलकुलेट करें तो it won't take more than 1 minute to be able to do this problem. Then comes my next problem, problem number 4. ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी के वीडियो की प्रॉब्लम नंबर 5 है, with suitable chains for the application of Bayes theorem. इन ए टेस्ट, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा. एक टेस्ट है जिसमें एक एग्जामिनी अटेम्प्ट कर रहा है. अब या तो वो गेस करेगा या वो कॉपी करेगा या उसको आंसर आता है. ये सब गिवन है. तो हम इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं. सो लेट E1 बी द इवेंट दैट ही गेसेस द आंसर. E2 इज द इवेंट दैट ही कॉपीज द आंसर. तीन पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, तीन रीजंस दिए हुए हैं उसके आंसर करने के. एंड E3 इज द इवेंट दैट ही नोज द आंसर. मतलब यदि उसे आंसर सही करना है तो उसमें से एक कोई रीजन हो सकता है, एक कारण हो सकता है. या तो वो गैस करके सही करेगा या कॉपी करके सही करेगा या वो जानते हुए सही करेगा. तो ऑब्वियसली अगेन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस की प्रॉब्लम है क्योंकि हमें बता दिया गया है कि उसका आंसर सही है. द प्रोबेबिलिटी दैट इज आंसर इज करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/4 और हमें बताना है that and find the probability that he knows the answer. तो हमें निकालनी है probability उसके इस cause की कि उसे आंसर पता था. And E is the event that he answers correctly. Event that he answers correctly. अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? What actually we want to find out? हमें निकालना है probability he answered correctly. The probability that he knows the answer given that he answered it correctly. ये हमें आंसर निकालना है. अब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन ही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें गिवन है, ऊपर डाटा में से देखेंगे 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें गिवन है 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमें गिवन है 1 minus 1/3 plus 1/6 that is 1/2. Probability of E given E1, the probability that his answer is correct given that he guesses or even the guesses, probability of even given to be 1/4. Probability of E given E2 is given to be 1/8 and probability of E given E3 is 1. क्योंकि यदि वो आंसर जानता है ये तो ऑब्वियसली करेक्टली करेगा. PE टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं. बट अदरवाइज यहाँ भी यदि मैं डायरेक्टली करता हूँ तो 1/4 into 1/3 plus 1/8 into 1/6 plus 1 into 1/2. टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए आप प्रोबेबिलिटी ट्री का मेथड भी यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस वीडियो में आपके साथ डिस्क्राइब करा गया है. सो नाउ आई राइट माय फाइनल आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 given E using Bayes theorem is probability of E given E3 and probability of E3 whole divided by probability of E. That on simplification and substituting all these values will come out to be this. So now we have taken different type of examples, one related with production of units, one with bag,
one with the construction job and one within examination. बट क्योंकि बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ और वीडियोस भी रिलीज करूंगा जिसमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक एक में एक डील करेगी खाली कार्ड प्रॉब्लम्स के एग्जांपल से, जस्ट टू प्रैक्टिस थिंग्स, एक करेगी डाइस प्रॉब्लम से, एक करेगी कॉइन प्रॉब्लम से, और एक मिसलेनियस प्रॉब्लम से, वो भी एक पॉसिबिलिटी है. एंड मोर ओवर इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शंस में मैं वो लिंक्स भी दे दूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी के वीडियो के एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वीडियो के, जिन्हें इस लेक्चर में यूज करा गया, तो जिससे चीजें आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं और आप इस एक वीडियो के साथ साथ उन 2 वीडियोस को देखने से इस पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी. एंड साथ में डू द सपोर्टिव एग्जांपल्स जो मैं और वीडियोस में डालूंगा, और उसके अलावा जो आपके बुक्स के एग्जांपल्स हैं आप उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिचुएशन आपको उतनी जल्दी स्ट्राइक करेगी. तो आई होप आफ्टर दिस लेक्चर यू आर इन ए पोजीशन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स कंफर्टेबली. अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. बी सेफ. सी यू सून. ऑल द बेस्ट.